वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ATYBCom का फर्स्ट लेक्चर्स हम लोग रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। TYBCom में अगर आप नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स देखोगे तो मैंने यहाँ पर लिटिल इंट्रोड्यूस किया है। आज जब हमारे लेक्चर्स क्लास में स्टार्ट होगा, जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो एट दैट टाइम वंस अगेन ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर एक लिटिल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको TYBCom में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना है, थोड़ा मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंट, इकोनॉमिक्स, MHRM, कॉस्टिंग, these four are the compulsory subject, जिसमें से आप देखोगे कि कॉस्टिंग्स आप न्यू पढ़ रहे हो। SYBCom में आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स और मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ा, इस समय आप फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्टिंग पढ़ोगे। ये आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट होगा, काफी इजी सब्जेक्ट्स है। MHRM आप देखोगे तो लिटिल आपका जो कॉम सब्जेक्ट था SYBCom में वो है और टोटली थियरी है, इजी सब्जेक्ट है। These four are the compulsory, और उसके बाद से देखोगे कि ये 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। आउट ऑफ दिस 4 स्टूडेंट को इसमें से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहता है। किसी किसी कॉलेज में तो इस 4 में से भी कोई एक सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए कंपलसरी रहता है, बट दिस 4 आर द कंपलसरी, और इसमें से ए आप आउट ऑफ 4 अब 2 सब्जेक्ट का चॉइस करोगे। जैसे कंप्यूटर हो गया, टैक्स हो गया, आईपी हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया। वंस अगेन ये आपका टैक्सेशन, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट सेम में 6th सेम में जीएसटी पढ़ना है, उसमें आपको लिटिल थ्योरी भी मिलेगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट से ऑलरेडी फैमिलियर हुआ, ये आईपी और एक्सपोर्ट्स वंस अगेन आपका थ्योरी होगा। These 4 are compulsory for the every student. Out of these 4 2 आपको सेलेक्ट करना है एंड टोटल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है कितना है 6। तो वंस अगेन सारे स्टूडेंट रिपीट की, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो विच वन इज द फेवरेबल सब्जेक्ट, आपके लिए कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है, किसमें आप स्कोर कर सकते हो। वंस अगेन वी विल रिपीट, मैं वो सारी चीजें आपको रिपीट करूंगा। इस समय मैं ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, कॉस्टिंग, जो मैंने आपको बताया कि टोटली आपके लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और दिस ईयर आप एक न्यू पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग कॉस्टिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन वी विल सी द चैप्टर्स और उसके अंदर का क्वेश्चन आंसर। अब कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है डियर स्टूडेंट, कॉस्टिंग, तो अकाउंट फर्स्ट और कॉस्टिंग के बीच लिटिल डिफरेंट है। सबसे पहले तो आपको मैं बार बार समझा दूं कि कोई भी XYZ सब्जेक्ट पढ़ते हो, चैप्टर्स पढ़ते हो, तो लॉन्ग लास्टिंग स्टडी के लिए ये काफी जरूरी होता है कि आप यहां से उसको पढ़ना स्टार्ट करो कि व्हाई वी स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट की क्या जरूरत पड़ी, क्यों वो सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ रहा है, उसको पढ़ने से क्या बेनिफिट्स होगा, रियल लाइफ में वो है कि नहीं है। तो वहां से जब आप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हो ना स्टूडेंट, तो वो स्टडी आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग स्टडी होता है और उसको आपको बाहर नहीं करना पड़ता है, और परमानेंट वो आपका स्टडी होता है और वो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलता है, उसका आपको यूज होता है। जैसे नॉर्मली आप फ्रेंड सर्कल में अपने देखो या अपने एरिया के स्टूडेंट्स को अगर टारगेट करो तो देखोगे कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट या अपने जैसे जो स्टूडेंट्स वो ज्यादा प्रोफेशनल स्टडी को नहीं जा पाते हैं। उसका मेजर रीजन है ना कि वो स्टडी को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, वो बर्डन समझ के पढ़ रहे हैं। ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, इसका पढ़ने से क्या यूज होगा, इन सारी चीजों को वो कंसीडर स्टूडेंट नहीं करता है। स्टूडेंट यहाँ का स्टूडेंट ज्यादा इस चीज को है कि सिर्फ FY में है, SY में चला जाए, SY में है किसी तरीके से TY में चला जाए और किसी तरीके से TY को क्लियर कर ले। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट लेक्चर, और मैं तो ऑन एन एवरेज हर लेक्चर्स में इस तरीके का चीजें आपसे शेयर करता रहूंगा कि आप स्टडी को बर्डन समझ के आप मत पढ़ो। बर्डन समझ के पढ़ोगे ना तो आप उसको नहीं कर पाओगे। आप स्टडी को ना एंजॉय करने की कोशिश करो, हमसे जितना बेस्ट होगा वी विल ट्राई। तो डायरेक्ट मैं सब्जेक्ट पर आ जाऊं कि
फाइनेंशियल अकाउंट तो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग हम लोगों को न्यू पढ़ना है। तो ये कॉस्टिंग पढ़ने की आज जरूरत क्यों पड़ रही है, कॉस्टिंग के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो कॉस्टिंग और फाइनेंस के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस देखोगे ना स्टूडेंट, तो कॉस्टिंग का काम क्या होता है? कॉस्टिंग हेल्प अस टू डिटरमाइन द कॉस्ट। कॉस्टिंग का तो सबसे पहला काम होता है ना कि किसी भी चीज के कॉस्ट को वो डिसाइड करने में हम लोगों को ना हेल्प करता है। ये सारी चीजें फाइनेंस नहीं करता है। वट एवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग, कोई चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, किसी चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप किसी को कोई XYZ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस सर्विस का क्या कॉस्ट होना चाहिए, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट रखना चाहिए, उस प्रोडक्शन के पीछे आपको कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। जब तक वही नहीं समझ में आएगा तब तक उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करना, उसको सेल करना और एक सक्सेसफुली बिजनेस करना, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। जैसे किसी भी चीज का मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल एज अ बिजनेसमैन, सपोज ये मैं डस्टर बना के बेच रहा हूं, सपोज ये चौक बना के मैं बेच रहा हूं, सपोज ये बोर्ड बना के मैं बेच रहा हूं। अरे तो इस डस्टर को बनाकर सेल करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहले तो मुझे मेरे पॉकेट का पैसा इसमें डालना पड़ेगा कि ये डस्टर बनाकर बेचने के लिए पहले मुझे मेरे पॉकेट का पैसा डालना पड़ेगा। मुझे इस तरीके से मटेरियल्स खरीद के लाना पड़ेगा, वर्कर्स इसके लिए काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, फैक्ट्री का रेंट होगा, इसके लिए ऑफिस काम करेगा, नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो मैं इसका प्राइस ब्लाइंडली डिसाइड नहीं कर सकता हूं। अब नंबर्स ऑफ चीजों को देखते हो, जैसे डस्टर ही है, अब डस्टर को ही आप मार्केट में खरीदने जाओ किसी दुकान में, तो ये नेसेसरी नहीं है कि हर डस्टर का प्राइस सेम होगा, जबकि उनका कैरेक्टर सेम है, उनका फीचर सेम है। डस्टर का एक ही काम है, बोर्ड रफ करने में आपको क्या करता है? हेल्प करता है। अब किसी दुकान में क्लॉथ खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, आप देखते हो कि नंबर्स ऑफ तरीके के, नंबर्स ऑफ अलग अलग तरीके के वहां पे कपड़े रखे हुए हैं। अभी आप जाके बोलोगे शर्ट चाहिए, तो क्या दुकान में हर शर्ट का प्राइस सेम होगा, हर पैंट का प्राइस सेम होगा? या नॉर्मली क्लॉथ ही खरीद रहे हो तो हर क्लॉथ सेम मीटर से मिलेगा आपको क्या? नहीं। जबकि कपड़े का मेजर काम क्या है? वो आपकी बॉडी को ढकता है, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आप वहां पे देखोगे कि उसका प्राइस अलग अलग होगा। अब नंबर्स ऑफ शर्ट्स है, अरे लेकिन इस शर्ट का प्राइस मैंने कितना रखना चाहिए, इस शर्ट का प्राइस कितना रखना चाहिए, इस पैंट का प्राइस कितना रखना चाहिए, वो समझ में आने के लिए पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अरे उस शर्ट को बनाने में, उस पैंट को बनाने में, उस क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करने में, इस डस्टर को बनाने में मैं अपने पॉकेट का कितना पैसा डाल रहा हूं, मैं अपना कितना पैसा खर्च कर रहा हूं। जब आपको आपका कॉस्ट समझ में आएगा कि मेरे पॉकेट से इतना जा रहा है, देन यू डिसाइड कि हाँ चल ठीक है, इसको बनाने में इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, 10 रुपीज खर्चा कर रहा हूं, 20 रुपीज खर्च कर रहा हूं, 100 कर रहा हूं, 200 कर रहा हूं। तो जब मैं इसके ऊपर 200 रुपीज अपना खर्च कर रहा हूं, तो मुझे इसके ऊपर 10% प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 200 रुपीज कॉस्ट है, मुझे 20 रुपीज प्रॉफिट चाहिए, तो इसका प्राइस 220 रुपीज होना चाहिए। मतलब 200 तो मैंने अपने पॉकेट का डाला, 20 रुपीज का मुझे प्रॉफिट चाहिए, इसका प्राइस होना चाहिए 220। ये कब समझ में आया? जब मुझे पहले ये समझ में आया कि इसको बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ, 200 रुपीज क्या हुआ? खर्चा हुआ। तो कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम मैंने आपको पहले बता दिया, डिटरमाइन द कॉस्ट। XYZ आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रांसपोर्ट वाले हो, तो आपने गाड़ी खरीद के रखा हुआ है, उसमें लाखों रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, एवरी ईयर वो डेप्रिशिएट हो रहा है, उसमें डीजल यूज हो रहा होगा, पेट्रोल यूज हो रहा होगा, ड्राइवर को आप पैसे दे रहे हो, गाड़ी का मेंटेनेंस होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो मैंने पर किलोमीटर या पर ट्रिप कितना पेमेंट, कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए, कितना मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, ये कब समझ में आएगा? जब आप प्रॉपर तरीके से उसका कॉस्टिंग करोगे तब। तो कॉस्टिंग का एक मेजर काम है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विस का प्राइस क्या करने में, डिसाइड करने में। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। फाइनेंस इन चीजों को नहीं करता है। फाइनेंस का तो काम होता है कि व्हेनेवर एनी ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस,
कोई भी XYZ ट्रांजेक्शन हुआ, दैट ट्रांजेक्शन यू रिकॉर्ड प्रॉपरली, करेक्टली। ट्रांजेक्शन को करेक्ट रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, ये फाइनेंस का काम है। फाइनेंस किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना कि इसमें मटेरियल्स कितने का लगा, लेबर्स कितने का लगा, ओवरहेड कितने का लगा, इसका कॉस्ट कितना हुआ, मुझे कितना प्रॉफिट चार्ज करना चाहिए, ये फाइनेंस का काम नहीं है। तो फाइनेंस का काम है जस्ट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ऑन द प्रॉपर प्लेस एंड एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट क्या करना, बनाना। इसके लिए हम फाइनेंस पढ़ते हैं। वंस अगेंस्ट कॉस्टिंग इसके लिए काम नहीं कर रहा है। कॉस्टिंग का इंटेंशन एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना या उसके ऊपर टैक्सेशन कितना ये फाइंड करना उसका इंटेंशन नहीं है। कॉस्टिंग का काम है मैन, मशीन, मटेरियल, जो भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रहा है, एक तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, और जितने वेस्टेज कम हो सकते हैं ना उतने वेस्टेज को क्या करना, कम करना। तो माय डियर स्टूडेंट, कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एवरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अगर आप फ्यूचर में TYBCom के बाद अगर आप करते हो CMA कॉस्ट अकाउंटेंट, तो काफी अच्छा उसमें फ्यूचर है, और डेफिनेटली आप देखोगे कि एक आपको अच्छा जॉब, एक अच्छा प्लेटफॉर्म किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अंदर आपको क्या होगा, मिलेगा। तो इन सारी चीजों को वंस अगेंस्ट मैं काफी डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा जब हमारा क्लास रूम स्टार्ट होगा। इस समय के लिए मैंने सिर्फ आपको इतना डिफरेंस ये समझाया कि आप कॉस्टिंग और फाइनेंस के बीच का इतना डिफरेंस समझो। फाइनेंस का काम होता है रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, मनी रिलेटेड चीजों को रिकॉर्ड करना ऑन द प्रॉपर प्लेस, और एट द एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना। कॉस्टिंग का काम होता है टू डिटरमाइन द कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड करना, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल लगा है, मशीन्स लगा है, फाइनेंस उसके अंदर ओवरहेड एक्सपेंसेस है, तो किस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, उसका कॉस्ट कितना हो रहा है, इतना उसका कॉस्ट है तो प्रॉफिट मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, और उसका प्राइस किस तरीके से मुझे और कितना डिसाइड करना चाहिए। मार्केट में चेंज हुए सिचुएशन के हिसाब से प्राइस को किस तरीके से अप्स एंड डाउन करना चाहिए, कौन सा मशीन मुझे परचेज करना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट परचेज करना चाहिए, नंबर्स ऑफ मशीन मार्केट में अवेलेबल है तो विच मशीन इज मोर फेवरेबल फॉर अस, कौन सा मशीन मुझे ज्यादा रिटर्न्स देगा, ये सब काम किसका होता है, कॉस्टिंग का। तो इसी के अंदर स्टूडेंट एक काफी इजी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट इन्वेंट्री अकाउंटिंग। एक इजी चैप्टर से इस सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और एक एक चैप्टर हम लोग इस तरह से देखते रहेंगे। तो इन्वेंट्री अकाउंटिंग, अब मैंने इसके पहले भी आपको बताया ना कि सब्जेक्ट के बाद व्हेन यू स्टार्ट द चैप्टर, जब आप चैप्टर भी स्टार्ट करते हो स्टूडेंट तो ब्लाइंडली मत पढ़ो कि हाँ चैप्टर नंबर 5 इन्वेंट्री है, चैप्टर नंबर 6 मटेरियल कॉस्टिंग है। डोंट। इन्वेंट्री अकाउंटिंग इसका नाम रखा तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है पहले वो समझने की कोशिश करो, तो चीजें ज्यादा आपको समझ में आएगी। अब माय डियर, इस इन्वेंट्री का मतलब होता है आपका स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी मैं इसको बोल सकता हूं, या स्टॉक वैल्यूएशन इस चैप्टर का नाम बोल सकता हूं, या इसी को बोल रहा हूं इन्वेंट्री अकाउंटिंग। अब ये इन्वेंट्री अकाउंटिंग ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जस्ट मैंने आपको समझाया, कॉस्टिंग का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना, कॉस्ट को डिसाइड करना। जब तक मेरे को कॉस्ट ही समझ में नहीं आएगा तब तक उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करना ये पॉसिबल नहीं है। तो इन कॉस्टिंग का काम है किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को पहले क्या करना, डिसाइड करना। अब ये कोई भी अगर प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैंने आपको डस्टर का एग्जांपल बताया, तो इसके अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। किसी भी आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाओ जहां पर किसी भी प्रोडक्ट का बर्थ होता है, जन्म होता है, कोई भी XYZ प्रोडक्ट बनता है, तो उस कंपनी को एक मेजर पार्ट खर्चा करना पड़ता है
मटेरियल के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस पे होता क्या है, दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी कंपनी को एक मेजर पेमेंट करना पड़ता है टू परचेज ऑफ मटेरियल, देन लेबर एंड देन ओवरहेड। अब ओवरहेड में नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस आ गया, फिर हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट यहां पर हम लोग कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में एक मेजर पार्ट खर्चा होता है मटेरियल्स के ऊपर। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल के ऊपर मेजर पार्ट खर्चा होता है। अगर मैं मटेरियल का प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर पाया, अगर मैं मटेरियल का करेक्ट वैल्यू नहीं किया, करेक्ट वैल्यूज का फाइंड नहीं किया, करेक्ट वैल्यू में नहीं लिखा, तो जो मैं टोटल कॉस्ट फाइंड करूंगा ना डीआई, वो कॉस्ट गलत हो जाएगा। और जब वो कॉस्ट गलत हो जाएगा तो उसके ऊपर का डिसाइड किया हुआ प्रॉफिट या चार्ज किया हुआ प्रॉफिट ये रॉन्ग हो जाएगा, और वहां से शायद फ्यूचर के सारे कैलकुलेशंस हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। कॉस्टिंग और फाइनेंस के बीच का एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि कॉस्टिंग प्रिडिक्शन बेसिस पे चलता है और फाइनेंस एक्चुअल बेसिस पे चलता है। फाइनेंस के अंदर उस समय तक हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं जब तक रियल में ट्रांजैक्शन हो ना जाए। ट्रांजैक्शन होता है एंड देन वी रिकॉर्ड। कॉस्टिंग के अंदर तो बहुत सारी फ्यूचर की चीजों को हम प्रिडिक्ट करते हैं। हम सपोज हमको कहीं से एक बहुत बड़ा टेंडर मिल रहा है, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है एंड हमको प्राइस कोट करना है, तो हम लोग फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, इस गुड्स को बनाना है, मटेरियल इतने रुपीस में मिलेगा, लेबर को ऑन एन एवरेज इतना देना पड़ेगा, ओवरहेड में इतना पैसा खर्चा होगा। हम फ्यूचर के लिए प्राइस कोट कर रहे हैं। फ्यूचर को कंट्रोल करना ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं। आज के बेसिस पे हमने मटेरियल का प्राइस डिसाइड किया, आज के बेसिस पे हम लोग ने लेबर को कंसीडर किया, आज के बेसिस पे हमने ओवरहेड को कंसीडर किया। जरूरी नहीं है कि कल भी या फ्यूचर में भी मटेरियल का प्राइस सेम होगा, लेबर सेम चार्ज करेगा एंड ओवरहेड भी आपका क्या होगा, सेम होगा। तो कॉस्टिंग प्रिडिक्शन पे चलता है और अकाउंट फर्स्ट रियलिटी बेसिस पे चलता है। तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग। इन्वेंट्री का मतलब मैंने बता दिया आपको, स्टॉक, और यहां पर अकाउंट। तो स्टॉक का हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं। अब स्टॉक का अकाउंट्स करने के पीछे रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि कोई भी XYZ गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे तो 3 थिंग्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अगर मैंने मटेरियल का प्राइस रॉन्ग कोट किया, गलत कोट किया, तो उसका कॉस्ट गलत मिलेगा। कॉस्ट गलत मिलेगा तो फ्यूचर के सारे कैलकुलेशंस और प्रिडिक्शन भी मेरे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसी चीज के अंदर हम लोगों को ये मटेरियल कॉस्टिंग कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्ट के प्राइस को करेक्टली फाइंड करने में हम लोगों को हेल्प करता है। तो इसका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन से कुछ वर्ड लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कंस्टिट्यूट्स लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कंस्टिट्यूट्स लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। अब किसी भी प्रोडक्ट का जो हम लोग टोटल कॉस्ट डिसाइड करेंगे उसमें एक मटेरियल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। या किसी भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट डिसाइड करोगे उसमें एक मटेरियल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इन ऑर्डर टू असर्टेन का मतलब निश्चित करना। इन ऑर्डर टू असर्टेन कॉस्ट करेक्टली, मैं किसी भी कॉस्ट को करेक्टली फाइंड कर सकूं, करेक्ट उसका मैं वैल्यू फाइंड कर सकूं, इट इज नेसेसरी टू हैव करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल। तो उसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि मैं मटेरियल का कॉस्ट करेक्टली फाइंड करूं या मटेरियल का कॉस्ट मैं करेक्टली चार्ज करूं। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, मटेरियल आप किससे परचेज करके लाते हो, सप्लायर से, इज इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लाने के बाद हम किसको देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इट हैज टू बी वैल्यूड प्रॉपरली, तो आपने प्रॉपर तरीके से उसका क्या करना चाहिए, वैल्यूएशन करना चाहिए। व्हेन इट इज रिसीव्ड एंड व्हेन इट इज इशूड, जब हम लोग उसको रिसीव करते हैं, जब हम लोग उसका इशू करते हैं, दिस वैल्यूएशन इज डन बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। तो इसका वैल्यूएशन कौन करता है स्टूडेंट, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इसका क्या करता है, उसका वैल्यूएशन करता है।
और यही रीजन है कि इन्वेंट्री अकाउंटिंग या हम लोगों को स्टॉक वैल्यूएशन यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना। अगर इसका वैल्यूएशन हम प्रॉपर नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, किसी प्रोडक्ट का जो हम प्राइस फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो वंस अगेन से रिपीट इसके इंट्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल कंस्टिट्यूट्स लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल कंस्टिट्यूट लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। इन ऑर्डर टू असर्टेन द कॉस्ट करेक्टली, उसका कॉस्ट करेक्टली फाइंड करने के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव द करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मेरे पास रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, हम मटेरियल को किससे रिसीव करते हैं, सप्लायर से। किसको देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इट हैज टू बी वैल्यूड प्रॉपरली, तो उसका वैल्यूएशन आपने प्रॉपर करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। विच इज रिसीव्ड एंड इशूड, जो आप रिसीव किए और जिसको आपने इशू किया। दिस वैल्यूएशन इज डन बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, और ये वैल्यूएशन कौन करता है, स्टूडेंट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इसका क्या करता है, वैल्यूएशन। अब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, थियरी इसके अंदर ज्यादा आपको यूजफुल नहीं है, तो मैं उसको अवॉइड करके टीवाई बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू जो नेसेसरी चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। अब इसके अंदर अगर स्टूडेंट मेथड देखोगे ना, तो इसमें आप देखते हो फीफो मेथड है, लीफो मेथड है और एक वेटेड एवरेज है। ऑलरेडी दिस चैप्टर बी डन इन एफवाई बीकॉम। एफवाई बीकॉम में भी हम लोगों ने सेम चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, वही यहां पर भी है। और फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है टीवाई बीकॉम के अंदर। आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी ने किसी भी ईयर में इस चैप्टर को स्किप नहीं किया है। चैप्टर काफी इजी है, किसी भी ईयर में स्किप नहीं किया है, एंड द नंबर्स ऑफ टाइम दे आस्क फॉर द 15 मार्क्स। पूरा क्वेश्चन इन्होंने 15 मार्क्स का इसके ऊपर पूछा हुआ। तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर वी हैव स्टडी। तो मेथड देखोगे स्टूडेंट, तो मेथड में फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसी को हम सिंपल एवरेज मेथड भी बोलते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। मतलब जो मटेरियल्स आप पहले लाओगे उस मटेरियल को आप पहले इश्यू भी करोगे, जो गुड्स आप पहले बनाओगे उसको आप पहले सेल्स भी करोगे। सिंपल लॉजिक, अगर उस तरीके से नहीं करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होगा कि वो मटेरियल रखे रखे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी शॉप के अंदर चले जाओ, किसी भी दुकान के अंदर चले जाओ, वहां पर आप देखोगे मोस्टली यही मेथड्स वहां पर फॉलो होता है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसी को वो डिपार्टमेंट, वो दुकानदार, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहले इश्यू करेगा। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टूडेंट ये नॉर्मली रियल लाइफ में कहीं यूज नहीं होता है और इसके लिए अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। तो ये नॉर्मली कहीं पर भी यूज नहीं होता है, ये हमारे सिलेबस में इस समय नहीं है। और लास्ट वन है, थर्ड वन है वेटेड एवरेज मेथड। यहां पर है वेटेड एवरेज, हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं। स्टूडेंट इसके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा जब इसकी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे ना, तब उस समय जब क्वेश्चंस होगा तो ये समझाना ज्यादा मेरे लिए क्या होगा, इजी होगा। तो आपको यहां पर सिर्फ दो मेथड्स पढ़ना है, एक फीफो, एक वेटेड एवरेज। ये फीफो मेथड का फुल फॉर्म बता दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसी को मैंने बताया सिंपल एवरेज मेथड। और एक मैंने बता दिया वेटेड एवरेज मेथड, और मैंने बोला कि आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन व्हेन विल स्टार्ट द क्वेश्चन। जब इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूंगा तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब मैं थोड़ा स्लोली डिक्टेशन देता हूं, इन दोनों के लिए आप 2 to 3 लाइन्स लिखो एंड देन विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। उसके बाद से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो इजी चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो प्लीज आप इसको थोड़ा एंजॉय करो। जैसे क्लासरूम में हम लोग डिक्टेशंस देते हैं थ्योरी लिखने के लिए, उसी तरीके से मैं काफी स्लो बोल रहा हूं। सो प्लीज आप इनको पहले इसको आप नोट कर ही लेना एंड देन यू स्टार्ट दिस। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो। दिस मेथड assume that
this method assume that material are issued for consumption. Material are issued for consumption in the same sequence. Sequence का मतलब क्रम, order. In the same sequence as that in which it is received. Once again, ये जो नाम लिखा है उसी को ये फिर से एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने आपको बताया. मैंने आपको यहां पर लिख कर दिया, दिस मेथड एज्यूम दैट मटेरियल आर इशू. मतलब फीफो का मतलब हम मटेरियल को इशू कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए इन द सेम सीक्वेंस एज दैट इन विच इट इज रिसीव्ड. मतलब जिस सीक्वेंस में हम लोग इस मटेरियल को परचेज करके लाते हैं या सप्लाई से हम अपने पास लाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसी सीक्वेंस में हम अपने पास से क्या करते हैं, इनको कंजम्पशन के लिए या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देते हैं. Therefore, rate applied to earlier received material in stock in the basis. रेट भी उसी तरीके से चार्ज होता है जिस तरीके से हम लोग उस मटेरियल को रिसीव किए रहते हैं. फुल स्टॉप एंड कंटिन्यू. Consequently, the material in stock is valued at a price of later receipts. Therefore, stock is valued at current और लेटेस्ट परचेज. स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने उसको परचेज किया, जिस रेट में हम लोगों ने उसको परचेज किया. When this method is used, it is necessary to keep record of quantity and value of every receipts. When this method is used, जब इस मेथड का हम यूज करते हैं, it is necessary to keep the record. तो हम लोगों को उसके क्वांटिटी और सेम टाइम उसका रेट दोनों का हम लोगों को प्रॉपर क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है, जिससे हम लोग उसका प्रॉपर क्या कर सके, वैल्यूएशन. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट इज द वेटेड एवरेज. अब यहां पर मैं स्टूडेंट एवरेज की बात कर रहे हैं. वेटेड एवरेज, तो यहां पर वो एवरेज की बात कर रहे हैं. दिस मेथड ओवरकम the demerits of simple average method. This method overcome demerits of simple average method. मतलब इस मेथड का यूज या इस मेथड का सबसे बड़ा काम क्या था, डीमेरिट्स का मतलब डिसएडवांटेज, नुकसान. ओवरकम करना मतलब दूर करना. फीफो मेथड के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे ना, फीफो मेथड के अंदर जो कमियां थी, उन कमियों को क्या करना, दूर करना. आफ्टर एवरी रिसिप्ट ऑफ मटेरियल द एवरेज रेट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल वैल्यू एंड टोटल क्वांटिटी. एवरी टाइम
मटेरियल रिसीव करने के बाद वो उसका एवरेज रेट फाइंड करता है। फीफो मेथड में जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा उस समय ज्यादा मेरे लिए समझाना इजी होगा कि आप देखोगे कि जो हम मटेरियल्स परचेज करके लाते हैं वो डिफरेंट डेट डिफरेंट उसका रेट रहता है। अगर हम किसी एक बंदे को एक ही गुड्स कुछ केजी अलग प्राइस से और कुछ केजी अलग प्राइस से दें तो कभी भी कस्टमर उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम्स होगा क्योंकि गुड्स सेम आप दे रहे हो लेकिन आप अलग अलग प्राइस उसके लिए कोट कर रहे हो। पार्ट ऑफ गुड्स के लिए अलग प्राइस, पार्ट ऑफ गुड्स के लिए अलग प्राइस। डेफिनेटली कस्टमर और सेलर के बीच में कंट्रोवर्सी होगा। तो वेटेड एवरेज का तो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने ओवररूल कर दिया, दूर कर दिया। यहां पर एवरी टाइम जब भी आप परचेज करके लेकर आते हो तो आपको एक ही क्वांटिटी और एक ही उसका प्राइस क्या होता है, मिलता है। इसको आप देखो कैसे फाइंड करते हो, वेटेड एवरेज रेट weighted average rate, value of material in stock, value of material in stock plus value of new product divide by quantity in stock quantity of new product हमारे पास पहले से मटेरियल का कॉस्ट है, क्वांटिटी है। जो भी मैं नया परचेज कर रहा हूं तो हम लोग कर क्या रहे हैं, वैल्यू में वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और क्वांटिटी से क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं और जो वैल्यू आपको मिलेगा उसको हम लोग टोटल क्वांटिटी से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो उससे हम लोग को क्या होगा, एक ही रेट मिलेगा कि टुडे ऑन एन एवरेज इस प्रोडक्ट का, इस गुड्स का आज के डेट में क्या प्राइस है। तो जैसे मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि इस चीज को मुझे ज्यादा समझाना पॉसिबल होगा व्हेन